single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स के, एनडीए के, आईसीआर के, एसएससी के और जो भी हमारे स्टेट सर्विस एग्ज़ाम्स होते हैं, रेलवे के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। तो ये हमारा जो है ये सेकंड हमने जो सीरीज स्टार्ट करा था जनरल साइंस का, वो हमारा फर्स्ट अभी आया था, लास्ट वीडियो पहले आ गया था फर्स्ट वाली, और ये हमारा सेकंड सीरीज़ का सेकंड वीडियो होगा। तो बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है द साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज़, कह रहा है द साउथ पोल ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट इज़ नियर द जियोग्राफिकल साउथ, या फिर ईस्ट, या फिर वेस्ट, या फिर नॉर्थ। दोस्तों ये पूछ रहा है कि जो हमारा साउथ पोल होगा मैग्नेट का, अर्थ साउथ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट, जो अर्थ का जो मैग्नेट होता है, तो अर्थ का जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल कहाँ पे होगा, जोग्राफिकली कहाँ पे होगा, साउथ में होगा, या फिर ईस्ट में होगा, या फिर वेस्ट में होगा, या फिर नॉर्थ में होगा। तो दोस्तों ये हमारा नॉर्थ में होगा, आंसर होगा हमारा डी। अब क्यों होगा वो देखते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे जैसे हमारे जोग्राफिकल ये एक हमने ये ले रखा है, हमारा ये मैप है, जैसे ये अर्थ हो गया हमारा, ठीक है, और ये हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे हो गया और हमारे पास साउथ पोल यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यह अर्थ का हो गया, और जो अर्थ मैग्नेटिक है वो मैग्नेट का देखें हम तो नॉर्थ में हमारे पास यहाँ पे साउथ पोल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास साउथ में नॉर्थ पोल हो गया। तो मतलब कि ऑपोजिट होते हैं। अगर नॉर्थ पोल पे हमारा साउथ पोल होता है मैग्नेट का, और अर्थ के साउथ पोल पे हमारा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट होता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा साउथ पूछ रहा है हमसे, तो साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है इसमें। The south pole of Earth's magnet is in the geographical north because it attracts the north pole of the suspended magnet and vice versa. ऐसे ही नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है और साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज़। पूछ रहा है कि हमारा जो बेसिक एसआई यूनिट होता है वो कितने होते हैं। तो हमें सबको पता है कि बेसिक हमारा जो एसआई यूनिट होता है 7 होता है, ठीक है। हमारा लेंथ होता है, एक मास होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है। इसी का सबका नाम दे रखा है दोस्तों, जो हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। लेंथ को हमें मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर को हम केल्विन में, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये काफ़ी पूछता है। और कैंडिला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो जाता है कैंडिला, और ये इसका सिंबल होता है। मीटर को एम से, किलोग्राम को के से डिनोट करते हैं, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को हम के से, मोल को MOL से डिनोट करते हैं, मोल से, और कैंडिला को CD से डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। और तो कह रहा है कि उसका इसने एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि जो हमारा एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। इंटरनेशनल एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ SI unit is the modern metric system of measurement and the dominant system of international commerce and trade has 7 base units। तो इसके 7 बेस यूनिट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वायर हैविंग अ ग्रीन प्लास्टिक कवरिंग इज। एक वायर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वायर है जिसका जो कवर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। ग्रीन कवरिंग होता है इस पर, कौन सा होता है, लाइन वायर होती है, या फिर न्यूट्रल वायर होता है, या फिर अर्थ वायर होता है, या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये जो हमारा होगा इसका हो जाएगा अर्थ वायर। ये जो वायर दिख रहा है आपको, ये अर्थ वायर होता है, ठीक है। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, द अर्थ वायर इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ द होम इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक्स। दोस्तों जो अर्थ वायर होता है वो ग्रीन कलर का कवरिंग होता है उस पर, ठीक है। ये जो हमने देखा था यहाँ पे, ये वाली अर्थ वायर जो हमें दिख रहा है, ठीक है। ये इसलिए लगाया जाता है अर्थ में ताकि जो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं उस शॉक्स से बचाया जा सके। इलेक्ट्रिक शॉक्स से प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग लगाते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा, जो गाँव में होता है वो अर्थिंग लगाते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं। यहाँ पे भी हम अगर एक अर्थिंग लगाते हैं तो जैसे हमारे बहुत सारे अप्लायंस में, जैसे कि कभी फ्रिज के बॉडी में करंट आ जाता है, या फिर गीजर देख सकते हैं, गीजर के बॉडी में
करंट आता है, तो उन सब में करंट से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उसमें करंट ना आए, उससे बचने के लिए हमें एक अर्थिंग लगाना पड़ता है, ठीक है, अर्थिंग लगाना पड़ता है, तो फिर उससे हमें क्या होगा, करंट नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन पूछ रहा है दोस्तों। पहला कह रहा है सेंट्रीफ्यूगेशन, दूसरा कह रहा है डायलाइसिस, तीसरा कह रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, फोर्थ कह रहा है डिफ्यूजन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जो काम करता है, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। सेंट्रीफ्यूगेशन जैसे जो हमारा ये वॉशिंग मशीन का ये जो हमारा टैंक होता है बीच में, जिसमें हम कपड़े डालते हैं, उसमें मोटर लगा होता है, ठीक है, और वो जो जब रोटेट करता है दोस्तों, तो हमारा एक, अगर मान लो ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, तो अंदर की तरफ जो लगती है एक हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और जो बाहर की तरफ लगे इस साइड को, वो हो जाता है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल, और ये हो जाता है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है दोस्तों। अब इसका कुछ एक्सप्लेन कह रहा है कि वॉशिंग मशीन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे वर्क करता है वॉशिंग मशीन जो होता है हमारा। तो कह रहा है ये जो ड्रम मूव करता है, मूव टू वॉश क्लोथ एंड स्पिन्स टू रिमूव द वाटर, ठीक है, तो ये इसके बारे में दे रखा है। वॉशिंग मशीन का जो हमारा ड्रम होता है, इसमें मैंने बता दिया कि जब ये रोटेट करता है तो इसके बाहर लगती है जो फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है, सेंट्रीफ्यूगल। तो हमारा आंसर हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन, फर्स्ट ऑप्शन ए हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ में, साउंड एंड लाइट वेव बोथ हैव सिमिलर वेवलेंथ, ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। कह रहे जो हमारे पास साउंड और लाइट वेव होते हैं, साउंड और लाइट वेव होता है, जो दोस्तों साउंड की वेव होती है और लाइट की जो वेव होती है, ठीक है, जो लाइट की वेव होती है, एक साउंड की एक लाइट की, ये पूछ रहे हैं कि हैव सिमिलर वेवलेंथ, दोनों का जो वेवलेंथ होता है लैम्डा वो सेम होता है, या फिर ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, या फिर दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों बात करें तो हमारे पास आई, एंगल आई बराबर एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास देखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एक तो कहता है एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, दूसरा कहता है कि जो हमारा एंगल इंसिडेंस एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है वो सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया हमारा। तो ये जो इंसिडेंट रे होता है और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारा सेम प्लेन में होना चाहिए, ठीक है, एक ही प्लेन में। तो ये हमारे लॉज हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कह रहे हैं ट्रेवल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा दोस्तों बी, ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारा आंसर हो जाएगा ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे लाइट और साउंड वेव्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखा है। कह रहा है लाइट ट्रेवल्स फास्टर, तो लाइट जो दोस्तों हमें पता है लाइट ट्रेवल करता है फास्टर एज कम्पेयर टू साउंड में, नॉट एज फास्ट एज लाइट। ये लाइट साउंड जो होता है वो लाइट के जैसे फास्ट नहीं होता। कह रहा है लाइट कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। जी दोस्तों, लाइट जो ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, और ये हमारा साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर जहाँ पे वैक्यूम बोले तो निर्वात, जहाँ पे हमारा एयर भी नहीं होता, ठीक है, कुछ नहीं होता, तो वहाँ पे लाइट ट्रेवल कर सकती है, जरूर करेगी, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको मैटर की ज़रूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए। कह रहा है हेल्प्स अस सी, हाँ ये ठीक है, वॉट वी हियर, ये साउंड हमें इसमें मदद करता है। कह रहा है कांट ट्रेवल थ्रू समथिंग ओपेक, तो कोई भी चीज़ ओपेक है, ओपेक मतलब दोस्तों वो होता है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, ठीक है, आर और जिसके हम देख सकते हैं वो हो जाता है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, और जिससे हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं वो हो जाता है हमारे पास ट्रांसलूसेंट। तो ओपेक हमने बता दिया जिससे हम एक दूसरे इस साइड से उस साइड नहीं देख सकते, वो हो जाता है हमारे पास ओपेक। तो ओपेक्स के थ्रू ये लाइट हमारे पास नहीं करेगा। तो अब कह रहा है समटाइम्स सी एंड फील, तो साउंड को हम समटाइम्स क्या करते हैं, फील कर सकते हैं एक ओपेक मीडियम से, ठीक है। और अब कह रहा है नो कंप्रेशंस ऑफ और रेयरफेक्शन, सही बात है, हम इसको कंप्रेशन नहीं कर सकते, कंप्रेशन मतलब दबाया नहीं जा सकता, ठीक है, हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको कम नहीं कर सकते, और रेयरफेक्शन भी नहीं कर सकते, ठीक है। और साउंड कह रहा है कैन ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड, साउंड ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड, जी हाँ दोस्तों, तो साउंड जो होता है हमारा सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, और सॉलिड में फास्टर ट्रेवल करेगा, क्योंकि जो सॉलिड के हमारे पास, मान लो ये एक सॉलिड है, मान लो एक मिनट, ये सॉलिड है अगर, तो ये अगर सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स होंगे दोस्तों अंदर में, तो इंटरमोलिकुलर पार्टिकल्स कैसे होते हैं, काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इस वजह से जो हमारा इसमें ट्रेवल होगा साउंड वो फास्टर होगा देन लिक्विड और गैस, ठीक है। अब दोनों की जो हमारा, ये हमने वैसे वेन डायग्राम बना के समझाया है, देखो ये कह रहा है कि ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये लाइट की प्रॉपर्टी हुई, ये हमारे पास साउंड की प्रॉपर्टीज हो गए, और ये जो बीच में हो गया, ये जो हमारा बीच में हो गया, ये किसकी होगी, ये दोनों की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ट्रेवल्स, जो हमारे लाइट एंड साउंड बोथ ट्रेवल्स इन वेव्स, ठीक है, ये हमने ग्राफ ऐसे पढ़ रखा है लाइट एंड साउंड की, ठीक है, तो दोनों वेव्स की तरह ट्रेवल करते हैं। कह रहा है कैरी एनर्जी, दोनों में एनर्जी होता है, ठीक है, सही बात है, यूज आवर सेंसेस, ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ इलेक्ट्रिक मोटर द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज फॉर्म ऑफ इन जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ठीक है। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, पहला हमारे पास ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दूसरा कह रहा है केमिकल टू लाइट, तीसरा कह रहा है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, और फोर्थ कह रहा है इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल। तो दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिक मोटर होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर में हमारा जो पहले इसका हम वर्किंग देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का कह रहा है इलेक्ट्रिक मोटर इज एन इलेक्ट्रिक मशीन डेट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। जो हमारा हमने पता है कि इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड एक्सटर्नली थ्रू द कम्युलेटर, ये कम्यूटेटर होता है, ठीक है, दोनों इससे हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेज थ्रू अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे पास एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल लेते हैं, ठीक है। दो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक मैग्नेट लेते हैं, ठीक है, और एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल यहाँ पे रखा, ठीक है। बीच में हम शाफ्ट लगाते हैं और इस शाफ्ट क्या करता है, रोटेट करता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही पास करा उसके बाद क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है दोस्तों इसके अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड फिर प्रोड्यूस होगा तो क्या करेगा, इसको वहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, टॉर्क को प्रोड्यूस करेगा, तो फिर क्या होगा, ये जो हमारा ये शाफ्ट होगा वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक दिया, उसके बाद क्या हुआ, ये कन्वर्ट हुआ, ठीक है, मैकेनिकल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, हमारा डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा, ओके, सेवंथ है, कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इन्फिनिटी। तो प्लेन मिरर का दोस्तों हमने कल बात करी थी कुछ, हम अपने पिछले वाले वीडियो में, जो हमारा प्लेन मिरर होता है उसमें एंगल जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, ठीक है। पर क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे हमारे सेम साइड अपोजिट साइड में वर्चुअल बनेगा, ठीक है, इमेज, पर एट ए सेम डिस्टेंस बनेगा, जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतना ही डिस्टेंस इधर इसका भी होगा, ठीक है, इमेज का भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर ये यू है तो ये हमारे पास वी हो जाएगा। अब पूछ रहे द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, फोकल लेंथ क्या होगा प्लेन मिरर का, तो वो होगा इन्फिनिटी होगा दोस्तों। कह रहा प्लेन मिरर इज अ मिरर विद फ्लैट रिफ्लेक्टिव सरफेस, प्लेन मिरर का फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है, हमें पता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ठीक है, फोकल लेंथ जो होगा उसका इन्फिनिटी होगा, फोकल लेंथ एफ से डिनोट करते हैं, एंड इट्स ऑप्टिकल पावर इज जीरो। अब दोस्तों ऑप्टिकल पावर इसका जीरो कैसे होगा, हमें पता है, देखो पावर का फॉर्मूला होता है क्या, पावर पी इक्वल्स टू, एक मिनट इसको रफ कर दूँ मैं, तो हमारे पास पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। तो हमने करा इसकी जो f होता है, f प्लेन मिरर का क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी को क्या हम लिख सकते हैं, जीरो, क्योंकि 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, पावर क्या आ गया, पावर जीरो आ गया, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन कह रहा है अ डायनमो कन्वर्ट्स, जो हमारे पास डायनमो होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जो हमने अभी देखा था इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी डायनमो लगा होता है, ठीक है। डायनमो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी इंटू साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट लगा ले रखा है, ठीक है, फिर ये स्पिनिंग कॉइल ले रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, एक वोल्टमीटर लगा दिया, एक कम्यूटेटर लगाया यहाँ से, और एक यहाँ पे दो ब्रश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, द डायनमो बाय अटैचिंग इट इन बिटवीन द टू टायर्स कन्वर्स द मैकेनिकल एनर्जी विच ऑफ कोर्स इज प्रोड्यूस बाय पैडलिंग। तो दोस्तों जैसे हमने जनरेटर में देखा है, जनरेटर में क्या करते हैं हम, हमारे पास यहाँ देखो, एक मिनट इसको साफ करता हूँ, तो जो हमारे पास ये होता है, तो इसको हम क्या करते हैं, हैंडल एक लगा के उसको हम रोटेट करते हैं। जब रोटेट करा हमने इसको, तो ये फिर हमारे पास ये रोटेट हो जाता है, जो कॉइल होती है हमारे पास वो रोटेट होता है, उसका जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स हमारे पास इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो वही कह रहा है कि पैडलिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो हमने क्या करा, मैकेनिकल एनर्जी दिया, उसको रोटेट करा मैकेनिकल से, फिर क्या होगा, एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। बाय कनेक्टिंग द वायर्स गोइंग आउट ऑफ द डायनमो टू लाइट इट ग्लोज विद द फ्लो, तो फिर इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट होगा, और फिर क्या होगा, हम इलेक्ट्रिसिटी उससे ले सकते हैं, बल्ब ग्लो हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन, ओवन में कौन सा यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो पहला कह रहा है एक्स रेज, दूसरा कह रहा है यूवी रेज, तीसरा कह रहा है माइक्रोवेव्स, एंड फोर्थ है रेडियो वेव्स। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा माइक्रोवेव्स, ठीक है। तो माइक्रो ओवन्स में हम माइक्रोवेव्स का
यूज करते हैं। थर्ड आंसर सी हो गया हमारा। एक्सरेज की अगर हम दोस्तों बात करें तो एक्सरेज हमारा फोटोग्राफिक में यूज होता है, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म्स वगैरह जो होती है ना उसमें यूज होता है फोटोग्राफ में। और इसका यूज कहाँ पे होता है तो दोस्तों आपने देखा होगा जब हम स्कैन करवाते हैं, ठीक है, एक्सरेज करवाते हैं किसी भी बॉडी पार्ट का एक्सरे करवाते हैं तो एक्सरेज में एक्सरे स्कैन में यूज करते हैं, ठीक है, स्कैनिंग में। अगर हम बात करें अब यूवी रेज का, तो यूवी रेज हमारे दोस्तों जो सन बैंड्स होते हैं ना तो उसमें जो हमारे पास सन टैनिंग होता है, सन टैन प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूवी रेज का, सन टैन प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। और रेडियो यूज तो पता है आपको, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह में यूज करते हैं, कम्युनिकेशन वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन था, एन ओवन इज थर्मली इंसुलेटेड चैम्बर यूज्ड फॉर हीटिंग, बेकिंग और ड्राइंग ऑफ सब्सटेंस एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर कुकिंग। तो हम खाना वाना वगैरह बनाने के लिए या फिर किसी चीज़ को हीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, माइक्रो ओवन्स का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, माइक्रोवेव्स होता है, माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिसाइबल इज द यूनिट ऑफ, डिसाइबल जो है वो किसकी यूनिट है, स्पीड ऑफ लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, इंटेंसिटी ऑफ हीट की, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों जो हमारा डिसाइबल हो जाएगा वो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट। साउंड की यूनिट, साउंड की जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी मतलब हमने कल देखा था पिछले वाली वीडियो में, क्या होता है, तीव्रता होता है, ठीक है, तीव्रता। तो इंटेंसिटी को हम तीव्रता कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाता है डिसाइबल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो ये हो जाता है हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 8 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, ये इसका एक्सप्रेशन था, ठीक है, डिसेबल यूनिट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग द रेशियो बिटवीन टू अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक और एकॉस्टिक पावर फॉर मेजरिंग द रिलेटिव लाउडनेस ऑफ साउंड्स। तो रिलेटिव लाउडनेस जो होता है, या इंटेंसिटी बोल लो, रिलेटिव लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम डिसेबल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11th हो गया हमारे पास, कह रहा है द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर इज एट अ हाइट ऑफ अबाउट। जो ओजोन लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है दोस्तों, और सबकी क्या है, डिफरेंट इसकी डिस्टेंसेज हैं, ठीक है। तो कह रहा है द ओजोन लेयर जो होता है ये एटमॉस्फेयर में, इसकी हाइट क्या होती है, कौन से हाइट में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे जो 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर पे ये क्या होता है, ओजोन लेयर पाए जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। कह रहा है ओजोन इज mainly found in 2 regions of Earth's atmosphere. Most ozone about 90% resides in layer begins between 10 to 17 किलोमीटर्स, ठीक है। तो जो 10 से 17 किलोमीटर के बीच में होता है, इसके में मोस्ट ऑफ द ओजोन पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, 10 से 17 किलोमीटर्स एबव द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड एक्सटेंड्स अप टू अबाउट 50 किलोमीटर, और ये 50 किलोमीटर तक, लगभग 50 किलोमीटर तक भी पाया जाता है। पर जो मोस्टली होता है वो कहाँ होता है, हमारे 10 से 17 किलोमीटर के रीजन में मोस्ट ऑफ द ओजोन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कैमरा यूजेज अ डैश टू फॉर्म एन इमेज ऑन अ पीस ऑफ फिल्म एट द बैक। कह रहा है जो कैमरा होता है वो किस चीज़ का यूज़ करता है इमेज बनाने के लिए, टू फॉर्म एन इमेज ऑन पीस ऑफ अ फिल्म एट द बैक, ठीक है। कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस का, या फिर कॉन्केव लेंस का, या फिर डाइवर्जिंग लेंस का, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करता है जो कैमरा होता है, उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है इमेज को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। कह रहा है कैमरा कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। जो हमारा कैमरा होता है उसमें क्या होता है, 3 मेन पार्ट्स होता है, ठीक है। द बॉडी विच इज़ लाइट टाइट एंड कंटेंस ऑल द मैकेनिकल पार्ट्स। तो कह रहा है वो बॉडी जो थोड़ा सा टाइट होता है, ठीक है, हल्का होता है और टाइट होता है, उसमें वो सारे जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, उसमें मैकेनिकल पार्ट्स हो जाते हैं हमारा। एक तो बेसिकली कौन सा हो गया, मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है। अब कह रहा है द लेंस विच इज कॉन्वेक्स लेंस, द लेंस विच इज अ कॉन्वेक्स लेंस, एक लेंस होता है जो कॉन्वेक्स होता है। कह रहा है द फिल्म और चार्ज कपल डिवाइस इन द केस ऑफ अ डिजिटल कैमरा, ठीक है। तो एक चार्ज कपल डिवाइस लगा होता है इन द केस ऑफ डिजिटल कैमरा, ठीक है। तो हमने 3 चीज़ें देखा, 3 चीज़ें हमारे पास कौन कौन सा हो गया। तो फर्स्ट तो हमारा हो गया कि एक मैकेनिकल पार्ट, ठीक है। सेकंड हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, और थर्ड हो गया कि एक चार्ज कपल डिवाइस लगा होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमारे मेन पार्ट्स होता है कैमरा के अंदर, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कह रहा है न्यूटन इज़ यूज्ड टू मेजर। न्यूटन किसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है स्पीड, सेकंड कह रहा है वॉल्यूम, थर्ड कह रहा है फोर्स, एंड फोर्थ कह रहा है एरिया। तो दोस्तों हमें पता है ये सबको, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन। अगर हम फोर्स की डायमेंशन की बात करें तो वो हो जाता है ML/T और -2, ये इसका क्या हो जाता है, डायमेंशन हो जाता है। स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड से
क्या करते हैं, इसका ऐसा यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो मीटर क्यूब यूनिट बोल लो या फिर मीटर क्यूब बोल लेते हैं, और इसको हम मीटर स्क्वायर बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये इनकी यूनिट होगी। तो कह रहा है न्यूटन इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, फोर्स का यूनिट न्यूटन हो गया। इट इज नेम्ड आफ्टर आइजैक न्यूटन इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वर्क ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उन्होंने जो क्लासिकल मैकेनिक्स पे क्या करा था, काम करा था, इस वजह से फोर्स की यूनिट क्या रखा था, न्यूटन रखा था, स्पेशली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसके लिए उन्हें काफ़ी प्रोत्साहन मिला था, है नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स पे उन्होंने बहुत सारे काम करे थे, और इसलिए फोर्स का यूनिट क्या रख दिया गया, न्यूटन रख दिया गया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो आई थिंक केमिस्ट्री पे बनाएंगे, केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे या फिर मैथ्स के करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।